हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल 2024 का प्रैक्टिस सेट का ये सीरीज का चौथा वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने 3 वीडियो को कर लिया है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उन सारे वीडियो को भी देख लें, क्योंकि दोस्तों सारे वीडियोज़ को आप एक देखेंगे तो उसमें आप नए नए कंसेप्ट को भी सीखेंगे और पुराने क्वेश्चन को भी देखेंगे कि पिछला बार जब एग्जाम हुआ था उस समय किस प्रकार के प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस सीरीज में हम लोग प्रीवियस ईयर में जितने भी सारे भी आए हुए क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यानी कि इस सीरीज में हम लोग मैथ्स के प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए, इससे पहले 3 सेट को हम लोगों ने देख लिया, आज का ये चौथा सेट है। तो इस सेट को भी हम लोग उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे पिछले 3 सेटों को सॉल्व किए थे। ठीक है, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि तो पहले आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद वीडियो देखना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके और आप जिन प्रश्नों को नहीं कर सकते थे उन प्रश्नों को भी सीखेंगे। तो चलिए, अब बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोला है कि एक आयत की चौड़ाई 200 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण 520 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि दोस्तों पहले इसे हम लोग फिगर से बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी आप पहले वीडियो को पॉज करके प्रश्न को खुद से सॉल्व करने का कोशिश जरूर करेंगे। तो चलिए, जैसे प्रश्न में बोला वैसे हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग से आयत का परिमाप पूछा तो हम लोग एक आयत बना लेते हैं। ठीक है, अब ये आयत है, आयत का चूंकि पता होगा कि इसके आमने सामने की भुजा जो है वो बराबर होती है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला कि आयत की चौड़ाई 200 सेंटीमीटर है, तो 200 सेंटीमीटर चौड़ाई, तो यहाँ पे हम लोग इसे 200 सेंटीमीटर लिख देते हैं। उसके बाद क्या बोला कि विकर्ण 520 सेंटीमीटर है, तो चलिए यहाँ से विकर्ण हम लोग ले लेते हैं। एक ये विकर्ण खींच देते हैं और ये 520 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या बोला है कि इसका परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का ये जो टोटल लंबाई है इसे ही हम लोग परिमाप कहते हैं। ठीक है, तो इसे निकालने बोला कि ये कितना होगा। तो इसमें तो हम लोग निकालने के लिए 200 सेंटीमीटर इधर इसका चौड़ाई, तो ये भी चौड़ाई 200 सेंटीमीटर का ही हो जाएगा, ये पता है। लेकिन इस लंबाई को निकालेंगे तभी तो हम इसका परिमाप निकाल सकते हैं। तो इस लंबाई को हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए उसे सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ तक देख लेना है। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम लोग देखिए ऐसे ये, ठीक है, यहाँ पे चूंकि ये त्रिभुज है। ठीक है, तो इस त्रिभुज में देख सकते हैं कि ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। ठीक है, या तो फिर किसी को भी इसे हम लोग आधार माने तो ये लंब माने तो ये आधार। ठीक है, ऐसे मान सकते हैं, लेकिन कर्ण हमेशा ये विकर्ण ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि विकर्ण जो है वो 520 सेंटीमीटर का है और इसका ये चौड़ाई है वो 200 सेंटीमीटर का है। तो हमें निकालना ये वाला भुजा है, चाहे इसे लंब बोले फिर इसे आधार बोले, बात बराबर ही है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि कर्ण के स्क्वायर में ये माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ कर्ण का वैल्यू 520 दिया गया है, तो अब इतना लंबा का तो स्क्वायर कर पाना चूंकि टफ है, बड़ा हो जाएगा और समय भी ज़्यादा लगेगा, इसलिए इसे हम लोग काट देते हैं। ठीक है, पहले चलिए 40 से काटते हैं, तो 40 से कितना बार में चल जाएगा, ये 40 से ये 5 बार में चल जाएगा। ठीक है, 40 पच्चीस 200, 40 से ये 13 चौके 52, ये 13 बार में चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कर्ण का जो वैल्यू है वो 13 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब ये 5 आ गया, ये 13 आ गया, तो आप लोगों को ट्रिपलेट पता होगा कि ट्रिपलेट 5 12 13 का बनता है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है वो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका वैल्यू 12 आ गया, तो इसे हम लोग 12 लिख देते हैं। ठीक है, तो अब इसका देखिए एक रेशियो में आ गया 5 12 13, और एग्जैक्ट वैल्यू क्या निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये जो रेशियो 5 था इसे हम लोग 40 से गुना किए तो 200 आ गया। ठीक है, यहाँ का रेशियो 13, इसे 40 से गुना किए तो ये 520 आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए 12 को हम लोग 40 से गुना कर देंगे। ठीक है, तब कितना आ जाएगा, तब 12 चौक 48, यानी कि ये 480 आ गया। ठीक है, अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके आमने सामने का जब भुजा बराबर होता है तो ये जब 480 है तो ये भी 480 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, इसका परिमाप। तो परिमाप निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 480 को 2 बार जोड़ देंगे। इसको यदि हम लोग 2 से गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 8 दूना 16 का 6 आ जाएगा और 4 दूना 8 है, 960 आ गया। ठीक है, अब 960 लंबाई इधर का निकल गया और इधर का भी लंबाई निकल गया। अब चौड़ाई देखेंगे तो इधर का 200 चौड़ाई है और इधर का 200 चौड़ाई। ठीक है, यानी टोटल चौड़ाई 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल को जोड़ेंगे तो 0 6 और 9 4 13, यानी कि 1360 आ गया। ठीक है, तो देख सकते हैं कि किस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करना था। और आप डायरेक्ट इसमें चाहते कि आयत का ही परिमाप निकाले तो वैसे प्रश्न को आप काफी लंबे समय तक खींचते चले जाते हैं और हो सकता था शायद आपका प्रश्न ना भी बने। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो 1360 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए ही है, 1360। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सबको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब समझ में आ गया तो चलिए नेक्स्ट आगे के प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या है कि 24 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चलने वाली ट्रेन को एक साइन बोर्ड पार करने में 6 सेकेंड का समय लगता है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये ट्रेन का प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ट्रेन का जो स्पीड है वो कितना है, तो 24 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, 24 आ गया और समय जो इसमें लगता है कितना लगता है, समय लग रहा है 6 सेकंड का समय लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे समय 6 सेकंड का लग रहा है। अब बोला कि ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब लंबाई क्या, तो देखिए आप लोगों को इसके लिए पता होना चाहिए कि
ट्रेन जब किसी व्यक्ति को पार करता है, किसी बोर्ड को पार करता है, किसी खंभा को पार करता है, किसी पेड़ को पार करता है, तो ऐसी स्थिति में वो खुद की लंबाई को पार करता है। ठीक है, तो इसमें भी ट्रेन जो है वो साइन बोर्ड यानी कि किसी प्रकार के खंभा का पार कर रहा है। ठीक है, तो खंभा को पार करने में वो खुद की लंबाई को पार कर रहा है, तो इसमें डिस्टेंस हम लोग निकाल देंगे तो ट्रेन की ही लंबाई निकलेगी। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है तो टी बराबर डी बटा में एस, यानी कि समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, टाइम बराबर डिस्टेंस बटा में स्पीड आ जाता है। तो जो जो वैल्यू दिया है उसे हम लोग बैठा देंगे और जो पूछा है वो मान निकाल देंगे। तो टी बराबर 6 दिया है तो यहाँ से 6 लिख देंगे, बराबर का साइन है, डिस्टेंस यही तो निकालना है तो डी लिख देंगे, स्पीड दिया है 24 तो 24 लिख देंगे। ठीक है, अभी डी को निकालने के लिए यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 24 छक 44 यानी कि 144 आ जाएगा। ठीक है, डी बराबर जो आपका वैल्यू है डिस्टेंस, तो ये कितना आ जाएगा 144, और यही जो है वो ट्रेन की लंबाई भी है। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई कितना निकल के आ गया 144 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन बी देख सकते हैं, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए फिर नेक्स्ट आगे के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और दोस्तों आप जितने सारे भी प्रश्न देख रहे हैं ये रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में सारे आए हुए प्रश्न हैं, आप चाहे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख सकते हैं। फिर चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि एक व्यापारी ने 684 रुपये की दर से एक लेख बेचा और 14% का लाभ कमाया, लेख की लागत मूल्य क्या है। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 684 रुपये इसका एसपी दिया है। ठीक है, यानी बेचा कितना में 684 रुपया में, उसमें वो प्रॉफिट कितना कमाया है 14% का। तो इसमें पूछ रहा है कि इसका लागत मूल्य यानी कि सीपी, ठीक है, क्रय मूल्य पूछा है, सीपी बराबर इसमें पूछा है, तो सीपी इसका कैसे निकलेगा। तो देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि बेचा कितना में 684 रुपया में, और किसी भी चीज़ का जो सीपी है अपने आप में ये कितना होता है, ये हमेशा 100% होता है। ठीक है, क्रय मूल्य अपने आप में हमेशा 100% का होता है। ठीक है, तो वो बेचा है 684 रुपये में, जिसमें कि उसको प्रॉफिट कितना हो गया है 14% का। ठीक है, तो 14% का उसमें फ़ायदा हुआ है और ख़रीदा था 100% में, तो टोटल 114% हो गया। ठीक है, अब देख सकते हैं कि उसका जो एसपी का रेट है वो टोटल 114% का है। तो ये जो 684 देख सकते हैं ये 14% इधर का है जो फ़ायदा कमाया वो, और जो उसमें उसका पूंजी लगा था यानी कि जो लागत मूल्य था वो दोनों मिला करके 684 होता है। और परसेंटेज में देखें तो ये यहाँ से 14% और यहाँ से 100%, यानी कि टोटल 114% का ये वैल्यू है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है कि लेख की लागत मूल्य यानी कि सीपी निकालना है। तो सीपी मतलब 100% निकालना है। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे जो दिया है। तो यहाँ पे देखिए दिया है कि 684, तो हम लोग सबसे पहले 684 को लिख देते हैं। ठीक है, तो चलिए 684 जो 114 का वैल्यू यहाँ पे 114 लिख देते हैं, और पूछा है सीपी तो 100% का वैल्यू निकालना, तो यहाँ पे हम लोग इसे 100 से गुना कर देते हैं। ठीक है, अब फिर चलिए आगे जो करता है उसे हम लोग काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 684 यहाँ पे 114 है, तो इसे हम लोग कितना बार में चल जाएगा कि 100 को 6 से गुना करेंगे 600 आ जाएगा, और 14 छक 84, यानी कि इससे ये टोटल 6 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब इस 6 को इस 100 के साथ में गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 600, यानी कि सीपी का जो वैल्यू है, कहने का मतलब जो 100% यहाँ पे सीपी है इसी का वैल्यू निकल के आया है 600। और प्रश्न में पूछा भी यही है कि लेख की लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो 600 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे प्रश्न को कैसे कम समय में सॉल्व किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 600। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर चलिए नेक्स्ट आगे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये चौथा प्रश्न है। ठीक है, अब क्या बोला है कि दूध की कीमत RS 85 से बढ़ाकर RS यानी कि 28 कर दी गई, मूल्य में वृद्धि प्रतिशत का पता लगाएं। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न में है कि दूध का दाम पहले 25 रुपया था। ठीक है, लेकिन उस दाम को बढ़ा करके 28 रुपया कर दिया गया है, तो मूल्य में वृद्धि प्रतिशत का पता लगाएं, यानी कि बढ़ा कितना रुपया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे रुपया में देखें तो यहाँ पहले 25 रुपया था, अब बढ़ के हो गया 28 रुपया, यानी कि बढ़ा उसमें कितना है, तो बढ़ा 3 रुपया है। ठीक है, लेकिन 3 रुपया ना पर पूछ करके इसे हम लोग पूछा है कि परसेंटेज में कितना बढ़ा है, परसेंट में कितना बढ़ा है। तो चलिए आगे इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आगे देखेंगे कि बढ़ा कितना है, तो यहाँ पे देखते हैं 3 रुपया बढ़ा है। अब कितना में बढ़ा है, तो 25 रुपया पहले रेट था तो 25 रुपये में बढ़ा है, और परसेंट पूछा है कि कितना प्रतिशत बढ़ा है, तो इसे हम लोग 100% से गुना कर देंगे। ठीक है, अब जो कटेगा उसे हम लोग काटते चलेंगे, 25 से यहाँ 4 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे 3 बच गया और यहाँ पे 4 बच गया। ठीक है, अब दोनों को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12%, यानी कि दूध के मूल्य में जो है वो 12% का वृद्धि हुआ है। और यही आपसे प्रश्न पूछा था कि मूल्य में वृद्धि प्रतिशत का पता लगाएं, जो कि सही आंसर कितना आ गया 12%, और ऑप्शन कितना है, ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो कितने लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है आप कमेंट कर जरूर बताएं। फिर चलिए आगे हम लोग प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, सरल करें हैं। 3/5 + 1/4 - 7/20।
अब यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत ही इजी सवाल है, यानी कि ये भिन्न का जोड़ है। ठीक है, कुछ आपको नहीं करना है, बस ये भिन्न का जोड़ ही है, इसे तो बस सॉल्व ही कर देना है। ठीक है, कितना है कि 5 4 20 का एलसीएम 20 हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं। ठीक है, कि फिर यहाँ भाग देंगे 20 को तो 4 आएगा, 4 तिया 12 आ जाएगा। ठीक है, फिर 4 से भाग देंगे तो 5 आएगा, फिर यहाँ से हम लोग +5 कर देते हैं और 20 से भाग देंगे तो 1 आएगा, -7 आ गया। ठीक है, अब 12 5 17 में 7 चल जाएगा तो कितना बचा, 10/20। ठीक है, अब 10/20 में कट गया, यानी कि 1/2 आ गया। तो 1/2 कहने का मतलब कितना होता है, 0.5। ठीक है, 1/2 ही है, तो यही तो 0.5 होता है। ठीक है, तो इस ऑप्शन में देख सकते हैं कि ऑप्शन बी है 0.5 है और यही इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। तो देख सकते हैं ये बहुत ही इजी प्रश्न था। आगे चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए ये थोड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है, कि एक व्यक्ति सामान्य गति के 7/8 गति से सवारी करता है और वह सामान्य समय से 22 मिनट देरी पहुंचता है। व्यक्ति की सामान्य समय मिनट में क्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न में बोल रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो कि पहले 8 के स्पीड से चलता था और अब क्या है कि इसका 7/8 यानी कि अब 7 के स्पीड से चलने लगा। ठीक है, और वह सामान्य गति से 22 मिनट देरी पहुंचता है। तो देखिए स्पीड का जो है, स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के उल्टा होता है। ठीक है, स्पीड का रेशियो 8:7 है, यानी 8:7, तो टाइम का रेशियो 7:8 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले वह 8 के स्पीड से चलता था तो 7 समय लेता था और 7 के स्पीड से चलने लगा तो अब 8 समय लेने लगा। अब क्या बोला कि वह सामान्य समय से 22 मिनट देरी पहुंचता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये 22 मिनट देरी पहुंचता है। ठीक है, अब जहाँ पे देख सकते हैं पहले 7 जाता था अब 8 जाता है, तो यहाँ तो ये तो आपको पता चल जा रहा होगा कि ये देरी से पहुँच रहा है, यानी समय ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, अब यही जो समय, इसी का जो डिफरेंस है इसी का वैल्यू 22 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रेशियो में 1 यूनिट है। ठीक है, 1 यूनिट कहने का मतलब कि 22 मिनट से देरी पहुंचता है, तो 1 का बराबर 22 मिनट हो गया। अब बोल रहा है कि उसका सही समय क्या है, तो पहले जो सही समय लगता था वो 7 लगता था। ठीक है, तो हम लोग 22 को 7 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 22 से 154। ठीक है, 154 आ गया। तो यही इस प्रश्न का सही आंसर है कि उसका जो सही समय लगता था वो 154 मिनट लगता था। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का यहाँ से सही आंसर है। तो चलिए कितने लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है जरूर बताएंगे। फिर चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए ये रहा 8वां प्रश्न। इसमें क्या बोला है कि अंकगणितीय प्रगति का औसत ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद 33 और अंतिम पद 45 हो। यानी कि औसत का अच्छा ही सवाल है। तो औसत का मतलब क्या होता है कि जो बीच बीच में आ जाता है एकदम। ठीक है, ना किधर ज़्यादा ना कहीं कम। तो इसमें यही बोला है कि प्रगति का औसत ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद 33 और अंतिम पद 45 हो। तो पहला पद यहाँ से देख सकते हैं कि 33 है तो 33 लिख देते हैं और अंतिम पद 45 है तो यहाँ से हम लोग 45 लिख देते हैं। ठीक है, अब 33 से आगे मतलब कि प्रगति है, तो 33 से 45 तक जाने के लिए और क्या क्या इसमें नंबर आएगा, तो 33 के बाद 34 आएगा, जो आएगा उसे हम लोग लिखते चलेंगे। उसके बाद फिर 35 आएगा, 36 आएगा, 37 आएगा, 38 आएगा, फिर आगे 39 आएगा, 40 आएगा, 41 आएगा, 42 आएगा, फिर यहाँ से 43 आएगा, फिर 44 आएगा और तब लास्ट में यहाँ पे ये 45 आएगा। ठीक है, ये दोनों दिया हुआ है। अब बोला है कि इसका औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होता है कि जो बीच बीच में है वही दोनों का औसत होगा। तो चलिए देखते हैं पहले कितना टोटल डिजिट है। ठीक है, यहाँ से 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 13 है। ठीक है, तो 13 का आधा कितना होता है, 6.5 यानी कि 6.5 होता है। तो 6 इधर से ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक 6 आ गया। अब उसके बाद 6 राइट साइड से ले लेते हैं लास्ट से। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 इधर से लिए और 6 इधर से लिए। ठीक है, तो दोनों को लेने के बाद बीच में ये जो 39 वो किसी साइड से काउंट नहीं हुआ है। ठीक है, ये देखिए एक ट्रिक होता है। बाकी आप निकालने का भी निकाल सकते हैं कि इस सारे को जोड़ देंगे, सारे को जोड़ने के बाद जो टोटल संख्या कितना है 13, तो 13 से भाग दे देंगे। वैसे भी करेंगे तो वो लंबा हो जाएगा। ठीक है, और ये उसके शॉर्ट ट्रिक होता है। ठीक, तो बीच में जो बच गया वो कितना गया, ये 39 आ गया, ये 6.5 पे है। ठीक है, इधर से भी जाएंगे तो 6.5 नंबर पे आ रहा है, इधर से भी 6.5 नंबर पे, तभी मिल करके ये पूरा हो जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये 39। तो उम्मीद है कि यह प्रश्न भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर चलिए आगे प्रश्न को और बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये 9वां प्रश्न है। बोला x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया x³ भाग 11 बराबर 968 है। तो इसमें x का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो चलिए आगे इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे यहाँ पे लिखा है x³। अब इधर आगे जाएंगे हम लोग तो देख सकते हैं कि कितना में है, इधर ये भाग में है तो यहाँ आ जाएगा तो ये गुना में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 968 गुना 11 आ जाएगा। तो चलिए अब 968 को 11 से गुना करते हैं। ठीक है, तो 11 से गुना करने के लिए इसे 968 लिखा ही एक बार और यहाँ पे हम लोग 968 लिख देंगे। ठीक है,
अब आगे देखेंगे कि 8 का ये 8 आ जा रहा है, 8 से 14 का 4, 1, 9 6 15 16 का 6, 1 बज जा रहा है और 9 और 1 10, यानी कि 10,648 आ गया। ठीक है, ये कितना का वैल्यू है, ये एक्स क्यूब का वैल्यू है। तो अब देखना होगा कि कौन सा संख्या का क्यूब ये 10,648 है। ठीक है, अब देखिए, अब सारे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, इन्हीं में से कोई एक होगा, लेकिन सारे का क्यूब हम लोग गुना करते रहें तब तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो ऐसे स्थिति में हम लोग यूनिट डिजिट को देखेंगे, किसका यूनिट डिजिट कितना है, तो ये 8 है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा संख्या का हम लोग क्यूब करते हैं कि उसका जो इकाई अंक है वो 8 आता है। तो अगर 4 का करते हैं तो 4 चौक 16 चौके 64, यानी कि 4 आ जाता है, ये नहीं होगा, ये नंबर ऑप्शन नहीं होगा। बी में 0 है तो 0 का तो 0 ही होगा, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे लास्ट में 6 है तो 6 छक 36 छक 216, लास्ट में इसका 6 आता है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचा, यही सही आंसर होगा। और इसे चेक करेंगे तो देखेंगे कि 2 का क्यूब 2 दूना 4 दूना 8 है, यानी कि इसका इकाई डिजिट 8 आ जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी देखेंगे, तो इस तरह से सॉल्व करने पर इसका भी सही आंसर हो ऑप्शन डी 22 आ जाएगा। ठीक है, और यही इस प्रश्न का सही आंसर है। फिर चलिए नेक्स्ट आगे प्रश्न को देखते हैं। अब चलिए आगे बोला है सरल करें। ठीक है, ये भी इजी प्रश्न है। ऐसे प्रश्न में केवल आपको बोर्ड मास का ध्यान रखना होता है। ठीक है, बोर्ड मास का ध्यान न रखेंगे तो गलती होगा, अन्यथा आपसे ऐसा प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। अब इसमें क्या बोला है कि 11 गुना 132 भाग 12 प्लस 11 बटा में 108 भाग 9 माइनस 1 है। ठीक है, तो ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऊपर में सबसे पहले यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जो बोर्ड मास है, तो पहले यहाँ पे देख सकते हैं ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे डी यानी कि डिवीजन से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 132 को भाग करेंगे कितना से, 12 से, तो कितना आ जाएगा, ये 11 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये 11 बार में कट जाएगा। अब इस 11 को फिर हम लोग 11 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा, प्लस 11 हो गया। ठीक है, और अब नीचे देखते हैं तो नीचे कितना है कि 108 को 9 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 एकम 9 आ जाएगा, फिर 9 दूनी 18, यानी कि यह 12 आ जाएगा। ठीक है, नीचे 12 माइनस 1। अब इससे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 132 और नीचे आ जाएगा 11। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 121 में 11 को जोड़े तो 132 आ गया, और 12 में 1 माइनस कर दिए तो ये 11 आ गया। ठीक है, अब 132 को 11 से भाग देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 12 से 132 को भाग दिए तो 11 आ गया। अब 11 से 132 को भाग देंगे तो ये 12 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 132 को 11 से भाग देने पर 12 आया, और यही इस प्रश्न का ये सही आंसर है, जो कि ऑप्शन सी में आप देख सकते हैं, ये 12 है। ठीक है, तो देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे कम समय में और सही किया जाता है। चलिए दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों ने जितने भी प्रश्न को सॉल्व किया, ये सारे आरपीएफ कांस्टेबल में पिछले साल आए हुए क्वेश्चन है, तो इन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व किया। उम्मीद है कि आप सबों को भी ये वीडियो पसंद आया होगा और क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने सीख गए होंगे। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।